नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज मैं यूपीएससी 2022 के लिए पीटी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के प्रश्न को लेकर आया हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको निश्चित रूप से आप लोग देखिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, बहुत ही काम का चीज़ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सदन के नेता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में सदन के नेता को परिभाषित किया गया है। दूसरा है, लोकसभा में सदन का नेता, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में सदन का नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है यदि वह उस एक मिनट, थोड़ा सा एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। लोकसभा में सदन का नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है यदि वह उस सदन का सदस्य होता है। तीसरा है, लोकसभा का नेता कभी भी व्यावसायिक सलाहकार समिति में भाग नहीं लेता है। मित्रों, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसमें बोलता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 2 और 3। देखिए, इसको समझ लीजिए। पहले 2 में क्या था कि लोकसभा में सदन का नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है यदि वह उस सदन का सदस्य होता है। तीसरा है कि लोकसभा का नेता कभी भी व्यावसायिक सलाहकार समिति में भाग नहीं लेता है। तो ये दोनों कथन सही था। दूसरी बात, पहला जो था कि सदन का नेता को लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों में परिभाषित किया गया है। देखिए, लोकसभा में व्यवसाय के संचालन और आचरण के नियम 2 के अनुसार सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है यदि वह सदन का सदस्य या मंत्री है जो सदन का सदस्य है और प्रधानमंत्री द्वारा उसे सदन का नेता के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया जाता है। प्रधानमंत्री वास्तव में लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता अर्थात प्रधानमंत्री व्यावसायिक सलाहकार समिति में कभी भाग नहीं लेता है। वह व्यापार सलाहकार समिति में संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। राज्यसभा में सदन का नेता आमतौर पर व्यावसायिक सलाहकार समिति का सदस्य होता है। वह बीएसी का सदस्य नहीं होता है, उसे इसकी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पहला जो कथन था मित्रों, ये बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में सदन का नेता को परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समितियों के गठन के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है LM सिंघवी समिति, चौथा है जीवी के राव समिति। कूट में आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, B 1 2 4 3, C 2 1 4 3, D 2 1 3 4। मित्रों, इसका उत्तर होगा 1 2 4 3 यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 मूल रूप से भारत सरकार के द्वारा अपने पहले के 2 कार्यक्रमों के कामकाज की जांच हेतु नियुक्त की गई। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द पहली बार सामने आया। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति 1977-78। पंचायती राज संस्थाओं के अध्ययन के लिए तत्कालीन जनता सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है जीवी के राव समिति 1985। योजना आयोग के द्वारा नियुक्त समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विकास प्रक्रियाओं को धीरे धीरे स्थानीय सरकारी संस्थाओं से दूर किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप ग्रास विदाउट रूट जैसी प्रणाली का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है LM सिंघवी समिति 1986। राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर गठित हुआ था। तो मित्रों, इसका डेट आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957,
अशोक मेहता समिति 1977-78, जीवी के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया। दूसरा है, इस अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। तीसरा है, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के न्यायोचित भाग के दायरे में ला दिया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 2, ऑप्शन नंबर बी 1 3, ऑप्शन नंबर सी 2 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। मित्रों इसका उत्तर होगा 1 2 3, यानी तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से हैं? और पहला है, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का संगठन। दूसरा है, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों पर सीधे चुनाव। तीसरा है, पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने की शक्तियां प्रदान करना। देखिए कौन सा कथन सही बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 2 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो मित्रों इसका 1 2 होगा। थोड़ा इसको समझ लीजिए इस डाटा को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या संविधान के भाग 9 के अनिवार्य प्रावधान। ठीक है, देखिए दिया है, किसी गांव, पहला है किसी गांव या गांव समूह में ग्राम सभा का संगठन। दूसरा है, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना। तीसरा है, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव। चौथा है, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। पांचवा है, पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। छठा है, तीनों स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों, सदस्यों और अध्यक्षों दोनों का आरक्षण। सातवां है, तीनों स्तर पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट, सदस्य और अध्यक्ष दोनों का आरक्षण। आठवां है, सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 साल का कार्यकाल तय करना और किसी भी पंचायत के अधिक्रमण की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना। नौवां है, पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। 10वां है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन। चलिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि राज्य विधायिका नगरपालिका में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकती है? पहला है, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला व्यक्ति। दूसरा, लोकसभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगरपालिका क्षेत्र शामिल है। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है। चौथा, राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी 1 2 4, डी 1 2 3 4। मित्रों इसका उत्तर होगा 1 2 3 4। देखिए नगरपालिका की संरचना, नगरपालिका के सभी सदस्य सीधे नगरपालिका क्षेत्र को लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए, ठीक है, इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा। राज्य विधायिका नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका प्रदान कर सकती है। नगरपालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रावधान कर सकता है। पहला है कि नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार के बिना नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाला व्यक्ति। दूसरा है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है। तीसरा है,
राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं। चौथा है समितियों के अध्यक्ष वार्ड समिति के अलावा। चलिए, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट प्रश्न। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना, इसको देख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम जो है सो इससे रिलेटेड आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग लाइक करेंगे, जो भी वीडियो को देखेंगे निश्चित रूप से ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।